इस बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट पर चर्चा हम करेंगे। गांधी टेट हाउस के मालिक पंकज जैन हैं। पंकज जी, आप बताइए, बजट पेश हो चुका है, लोकसभा में पेश किया गया, किस तरह देखते हैं आम लोगों के लिए और जो एमएसएमई के से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह देखते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, किस तरह देखते हैं कि मिडिल क्लास के आदमी को इस बजट में क्या मिला और जो छोटे उद्योगपति हैं उनको क्या मिला? देखिए, जो प्रथम दृष्टा बजट में नज़र आता है वो आम आदमी केवल इनकम टैक्स के दायरे को देखते हुए ही अपने को निर्धारित करता है कि वास्तव में बजट में हमें क्या मिला है। क्योंकि इस पूरे बजट के अंदर महंगाई के लिए या लोगों की नौकरी के लिए कोई भी वाक्य माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने कोई भी शब्द इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है। जो गवर्नमेंट का जो बजट है वो आम आदमी केवल आयकर की जो स्लैब होते हैं उनको देख के ही ये महसूस करता है कि क्या बजट में उसको कुछ मिला है, ये नहीं मिला है। यानी नौकरी और जो रोजगार के नाम पर अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता इस बजट से। देखिए, इनडायरेक्ट जो एलोकेशन उन्होंने रक्षा मंत्रालय के लिए किया, रेलवे के लिए किया या आधारभूत ढांचों के लिए किया, उससे कितनी नौकरियां जनरेट होंगी, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका सीधा सीधा प्रभाव आम जनता को कोई समझ में नहीं आता है। आम जनता को तो सिर्फ बजट में यही समझ में आता है कि उस पर इनकम टैक्स कितना कम हुआ है, उसके घर का सिलेंडर की पैसे कितने कम हुए हैं, उसकी खाद में कितने पैसे कम होंगे। उसको तो आम आदमी को सिर्फ इन्हीं बातों से मतलब है। तो मिडिल क्लास के लोगों को जैसे 7 लाख से बढ़ाकर अब 12 लाख कर दिया गया इनकम टैक्स पर, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ दरियादिली गवर्नमेंट ने दिखाई है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि 2014 में भी हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख रुपए थी। यदि हम इनकम टैक्स के इंडेक्सेशन की बात करें तो वो 2.5 लाख रुपए आज की डेट में लगभग 4 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए के तो हम स्वयं उस रुपए की डिवैल्यूएशन होने की वजह से 1.5 लाख रुपए के तो हम खुद हकदार थे। गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया है, उसके पीछे आम जनता को जो सहूलियत देनी है उसके पीछे 60% जो भी सरकार बजट देती है उसमें 60% उनका राजनीतिक मतलब होता है जब वो कोई बढ़ाती है। क्योंकि इतने दरियादिली 2014 से लेके अब तक इस सरकार ने नहीं दिखाई है। आपने चुनाव का जिक्र किया, तो जैसे मिडिल क्लास के लोगों को दिल्ली में ज़्यादा नौकरी पैसा लोग हैं जिनकी सैलरी 25 से 50 हज़ार के बीच आती है, उनको 12 लाख जब इनकम टैक्स में छूट का रहेगा तो उनको लाभ, ये भी एक राजनीतिक फैसला हो सकता है। और जिस तरह बिहार को मखाना बोर्ड और कई सारी सौगातें दी गई हैं तो वो भी 2025 का चुनाव को देखते हुए लगता है। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने बिल्कुल क्लियर कर दी कि इस सरकार ने जो बजट में केवल बिहार को और दिल्ली को फोकस किया है। दिल्ली में नौकरी पेशे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे उन्होंने दरियादिली दिखाई है नौकरी पेशा लोगों को। निश्चित रूप से उन्होंने इनकम टैक्स के माध्यम से कुछ देने का प्रयास किया है, लेकिन बिहार को के अलावा किसी और राज्य को इतना उन्होंने नहीं दिया। जबकि यदि किसी पिताजी के 20 बेटे होते हैं तो 19-21 तो चलता है, लेकिन 12 और 20 का कोई सवाल हो ऐसा दिखाई नहीं देता, जब तक कि कोई बेटा इतना ही अव्वल क्यों ना हो कि हाँ उससे ही आगे का कार्य। कहीं ना कहीं राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है। बिल्कुल, राज्यों के साथ भेदभाव है। मैं आयकर की जो स्लैब की बात कर रहा था उसमें एक बात मैं बैठा बैठा अभी सोच रहा था और मैंने अभी गूगल को सर्च किया तो मैंने पाया कि लगभग 75 करोड़ लोग, यानी कि 50% इस देश की जनसंख्या के जिन्होंने पैन कार्ड निकलवा रखा है, यानी कि गवर्नमेंट से पैन कार्ड ले रखा है, उसमें से कुल 8.5 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स देते हैं। यानी कि कुल 11% लोग इनकम टैक्स देते हैं। यानी कि अगर पूरी आबादी को यदि मैं 11% दे दूँ तो कुल 6% लोग इस 6% जनसंख्या का 6% लोग वित्त के रूप में भार उठाते हैं। कुछ सुदूर क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ प्रकृति ने कुछ लोगों के साथ अन्याय कर रखा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वर्तमान में जिस रूप से हमें विकसित भारत की ओर जाने की बात हो रही है कि वहाँ पे कुल 5% लोग ही टैक्स दें और 95% लोग बिगैर टैक्स के
रह जाएं, ये 5% लोगों के ऊपर अत्याचार है। अत्याचार है। तो क्या एक सुझाव रहेगा, जिस तरह 75 करोड़ पैन कार्ड लोगों के पास जारी हुए तो वो सालाना रिटर्न भी भरते हैं, तो उस पर क्या एक सुझाव पंकज जैन का एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक व्यापारी के तौर पर है? देखिए, जब तक भैंस को या गाय को खूंटे से नहीं बांधा जाएगा, जब तक हम उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। 75 करोड़ यदि पैन कार्ड हैं तो उनकी कोई ना कोई लीगल या वित्तीय आवश्यकता रही होगी जो उसने पैन कार्ड लिया है। यदि वो पैन कार्ड लेके इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो मेरा सुझाव सरकार से ये रहेगा कि उन पे 2,000 रुपये, 1,500 रुपये रिन्यूअल चार्जेज के रूप में उनसे वसूला जाए। और उन्हें एक अपनी तरफ से एक तोहफ़ा ये दिया जा सकता है कि यदि एक्सीडेंटल कोई आपके साथ हादसा हो जाए तो आपको 15 से 20-25 लाख रुपए जो भी गवर्नमेंट उसके लिए है वो उनको उस रूप में 2,000 रुपये लेके वो चीज़ उनको वापस कर सकती है। साथ ही साथ सुझाव मेरा ये भी है कि जो लोग टैक्स देते हैं और जितना ज़्यादा उसकी इनकम होती है उससे ज़्यादा उनको टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब थोक जो फुटकर व्यापारी होता है वो जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट में काम करता है और जो थोक वाला होता है वो कम प्रॉफिट में काम करता है। तो जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसकी टैक्स दरें और कुछ कम होनी चाहिए और उन्हें भी सामाजिक रूप से जीने के बाद यदि कोई उनके पीछे उनके परिवार को चलाने के लिए कोई बात हो तो उसके दिए गए पैसे से उसे कोई इंश्योरेंस के रूप में सौगात जरूर मिलनी चाहिए। ये मेरा गवर्नमेंट से सुझाव और मांग दोनों है। लोकसभा में पेश हुए बजट को लेकर हम अलग लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो मोदी सरकार का आम बजट है वो किस तरह का बजट है, क्या उसमें उद्यमों को लाभ मिलेगा, आम जनता के लिए क्या राहत है। हमारे साथ राधा गोविंद मारुति एजेंसी के मालिक जगमोहन गोयल हैं, लघु भारतीय उद्योग के भी महासचिव हैं। गोयल साहब, कैसा लगता है इस बार जो बजट है, किस तरह आप देखते हैं? देखिए साहब, पहली बात तो मैं बधाई दूंगा केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो वैसे तो खैर 2 टर्म उनके हो गए हैं, 10 साल हम देखते आ रहे हैं उनका जो उद्योगों को बढ़ावा देना और जो देश में जो FDI वगैरह का उन्होंने इस बार जरूर उन्होंने इंश्योरेंस में दिया है। बाकी का उनका जो है स्वदेशी पे बहुत ध्यान है उनका कि हमारे देश की जो तीसरे नंबर की इकोनॉमी अगर बनानी है हमें, तो हमेशा जो है हर आदमी का ध्यान रखा उन्होंने इस बजट में। और वो FDI को लेकर आपने कहा, FDI से क्या लाभ होने वाला है? जी, FDI वैसे तो ये हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट विरोध करती थी, किंतु इस बार उन्होंने जो है क्योंकि जनता का ध्यान रखने के हिसाब से, यानी कि मान लीजिए क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनका ध्यान है कि अगर हमारी जनता स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, उसका उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा। सिर्फ इंश्योरेंस में उन्होंने पहले 74% जो FDI थी वो उसको 100% कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारी लिमिटेड कंपनियां हैं जो बाहर की कंपनियां ज़्यादा नहीं आ पा रही थी और जो हमारी हिंदुस्तान की कंपनी है वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं दिख रही है जितना मतलब चाहती है, देश चाहता है कि 100% लोग उससे जो है अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लें। तो FDI आने से लोगों में फिर कंपटीशन होगा कंपनियों में, तो लोगों को, आम जनता को राहत मिलेगी। हाँ जी, देखिए इससे क्या होगा कि जितनी इंश्योरेंस कंपनियां वो तो रहेंगी, उसके अलावा FDI आने से क्या होगा कि विदेशी कंपनियां जो पूरा 100% अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करेंगी, क्योंकि देखिए विदेश में उनको काम करना ज़्यादा आसान नहीं है। विदेशों में हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब क्या कॉस्टली है, यानी कि कोई भी इंश्योरेंस से अगर कवर कराता है विदेशों में तो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी इलाज है, बहुत महंगा पड़ता है, जिस कारण से उनका सोच है कि इंडिया में आएंगे तो इंडिया में इलाज सस्ता मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा है और यहाँ की जनता को भी फायदा है। कॉम्पिटिशन के कारण से इंश्योरेंस में जो अभी एक रेगुलेटरी जो इंश्योरेंस की है उन्होंने ये कहा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं इंश्योरेंस बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे ये फैक्टर बढ़ जाता है आदमी का, तो वो उन्होंने एक रूल बनाया कि 10% से ज़्यादा आप जो है इंश्योरेंस की प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ेगी तो 10% से ज़्यादा उसको भागनी पड़ेगा, तो इस करके लॉन्ग टाइम तक आदमी अपना इंश्योर कराता है। और क्या लगता है कि इस बजट में क्या बेहतर है, क्या? जी देखिए, इन्होंने हर तरह से, देखिए हमारी जनता जो है 2 तरह से है। एक तो किसान है, किसान हमारे 70% है। 70% किसान का फायदा ये होगा कि हमारा जो किसान 70% है उनको पूरा उन्होंने क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी जो 3 लाख थी उसको 5 लाख ले ली, और 5 लाख होने से क्या होगा कि एक जो है करीब 60% अबाउट कर दिया, तो उससे 5 लाख बहुत होते हैं किसान के लिए। मतलब किसी भी विपदा में या कोई फसल बोने में या कोई भी अपना नया प्रयोग के लिए कोई भी उपकरण वगैरह खरीदेंगे तो उसमें सब चीज़ आ सकती है। इनकम टैक्स में भी 7 लाख से 12 लाख कर दिया, इसका भी कुछ असर? हाँ जी हाँ, देखिए मैं तो दोनों टर्म में मैंने देखा कि पहले 2014 में था सिर्फ 2 लाख की थी, उन्होंने पहले टर्म में 2.5 लाख कर दी। 2.5 लाख के बाद उन्होंने 5 साल बाद
उसको लेके 7 लाख की, और आप जो 4 साल बाद उसको बढ़ा के सीधे 12 लाख की। 12 लाख तक अगर आप कोई भी अर्निंग कर रहे हैं तो आपको जीरो टैक्स है। तो मैं समझता हूँ कि 12 लाख की जो जितना भी इनकम टैक्स पेयर है उसमें जो कम से कम 1 करोड़ लोग कवर हो जाएंगे। 1 करोड़ लोगों को जो जीरो रेट ऑफ मतलब जीरो टैक्स पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और साथ में उनको जो है इनकम जो हो रही है वो शो करने में भी परेशानी। इससे मतलब ये समझ आता है कि देश में हमारे जो मतलब पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है, उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो सीधा 7 लाख से 12 लाख थे, मैं उसके जो बधाई के बात है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया आम जनता के लिए। तो ये तो जगमोहन गोयल जिन्होंने बताया कि एफडीआई आने से भी इस देश में कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर होगा, और दूसरा जो किसानों को क्रेडिट कार्ड और आम आदमी को जो इनकम बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक कर दी गई है वो भी काफ़ी बेहतर है। मैं राशिद अली हूँ, आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।